नमस्कार साथियों, और एक नई वीडियो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो सलाम जी चैनल, और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी लेके आए साथियों, जो कि वन विभाग के अंतर्गत यहाँ पे वन आरक्षक का यहाँ पे भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट कर दिया गया है। क्योंकि इस वैकेंसी का हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे जो प्रिय साथी होंगे जो कि काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, और क्योंकि पिछले बार उनके वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, या क्वालिफाई हुए तो भी फिजिकल में अगर वो बाहर हुए हैं, तो उनका जो मेन टारगेट रहा है वन विभाग को लेकर, वे काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे आपके इंतज़ार की घड़ी खत्म होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे फाइनली नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है, ठीक है, जो कि 20/1/2023 से आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस बार 2023 का जो आगमन है ना साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही वैकेंसियों का जो भरमार है ना, वो बहुत ही एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी वैकेंसियों का जो अपडेट है यहाँ पे लगातार किया जा रहा है, और आगे भी ऐसे ही आने की संभावना है। बस अब आपको यहाँ पे सतर्क होना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी तैयारी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इस इन वैकेंसियों में आपको एक सीट तो हासिल करना ही होगा। अगर आप में लगन है, अगर आप में जुनून है, तो आप यहाँ से हासिल कर सकते हो साथियों। मैं अब लेके चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन में क्या क्या रूल्स दिया गया है उन्हें अच्छा से सुनिएगा, उसके बाद में इसके बारे में अच्छा से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह जो वैकेंसी है ना, कि काफ़ी दिनों के बाद आई है, और इसके बाद कब आएगी इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। आएगी नेक्स्ट ईयर आएगी, उससे अगले ईयर आएगी, पर आपका एज कहाँ पहुंच जाएगा इसका आप ये भी तुलना कीजिएगा थोड़ा सा, है ना। मैं अब लेके चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन पे। आपको नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे साथियों कि आवेदन पत्र भरने की यहाँ पे तिथि जो दिया गया है 20/1/2023 से आपके जो आवेदन है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा साथियों कि वन विभाग के अंतर्गत यहाँ पे जो वैकेंसी आई है उसमें जेल विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी है, जो कि जेल प्रहरी का, क्योंकि पिछले बार जब वैकेंसी आई थी वन आरक्षक का, तो उसमें जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी का जो पोस्ट था वो भी ऐड किया गया था। तो इस बार भी दोनों को ऐड करके यहाँ पे जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट किया गया है, वो चाहे वो वन विभाग के अंतर्गत हो या फिर जेल विभाग के अंतर्गत, दोनों पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज में ना रहे कि ये वन विभाग के अंतर्गत ही यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। ये दोनों के तहत है, वन विभाग और जेल प्रहरी को दोनों को ऐड करके यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जो कि पिछले बार आया था। सेम इस बार भी यहाँ पे ऐसे ही अपडेट किया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आवेदन भरने की जो तिथि यहाँ पे दिया गया साथियों 20/1/2023 से आपके आवेदन भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अंतिम तिथि जो कि 3/2/2023 यानी कि 3 फरवरी 2023 तक आपको यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट तौर पे यहाँ पे फॉर्म भरना होगा, ठीक है। आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आवेदन संशोधन करने की जो तिथि यहाँ पे दिया गया साथियों 20/1/2023 से 8/2/2023 तक आप जो आपका जो आवेदन है उसका संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें जिस घड़ी की इंतज़ार होती है कि एग्ज़ाम कब होगा, है ना। तो यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला साथियों आपका 11/5/2023 मतलब आपको मिनिमम यहाँ पे 5 यानी कि 5 नहीं 4 मंथ चार मंथ मिलेंगे आपको, मिनिमम 4 मंथ। तो 4 मंथ में आप अपनी तैयारी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि पटवारी का जो वन विभाग का जो एक सीट है वो तो आप हासिल कर ही सकते हैं, वो चाहे पटवारी हो या फिर शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो वर्ग 2 आया है, और वर्ग 3 का जो प्रतियोगिता परीक्षा है उससे भी आप सीट हासिल कर सकते हैं। बस आपको तैयारी उस हिसाब से करना होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दिया जा रहा था कि जो यहाँ पे जो शुल्क यहाँ पे रखा गया है आवेदन इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आवेदन शुल्क जो रखा गया है यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग रखा गया है। अगर आप अन्य आरक्षित कैटेगरी से अगर आते हैं तो यहाँ आपसे लिया जाएगा 500, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपसे यहाँ पे जो फीस लिया जाएगा साथियों 250 रुपये, ठीक है। तो 250 रुपये आपसे यहाँ पे शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट जो जानकारी है उससे
परिचित होते हैं। तो यहाँ पे शुल्क के बाद में यहाँ पे दिया गया है साथियों, और जो दिनांक यहाँ पे दिनांकों के लेकर भी यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे कहा जा रहा है साथियों की परीक्षा का जो दिनांक है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था 11/5/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है 2 चरणों में होगा, ठीक है। पहला चरण में होगा, स्टार्ट होगा 8 बज के यानी कि 9 बजे तक आपको यहाँ पे उपस्थित होना होगा, यानी कि ये आपका होगा रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम होगा जो कि 8 बजे से 9 यानी कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपको उपस्थित होना होगा, ठीक है। उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि 9:50 से 10 बजे तक, ठीक है। उसके बाद में आपका जो उत्तर अंकित करने का जो समय दिया जाएगा, यानी कि आपका जो पेपर हल करने का यहाँ पे समय दिया जाएगा साथियों 10 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का समय होगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में जो दूसरा चरण में होने वाला है आपका पेपर 1 बजे से 2 बजे तक आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा, जो कि 1 बजे से 2 बजे तक आपको सेंटर में पहुंचना है, ठीक। उसके बाद में महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि 2:50 से 3 बजे तक होगा, ठीक है। और उसके बाद में पेपर सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा साथियों 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों कि टिप्पणी में कुछ रूल्स दिया गया है, उससे भी आप यहाँ पे अवगत हो, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है उसे हमें अच्छा से रीड करना है, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बाद में वो बहुत पछताते हैं, क्योंकि हम नोटिफिकेशन को अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही पूरा वैकेंसी का पूरा सार इसमें दिया जाता है, पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आलस्य नहीं करना है, वीडियो को शुरू से पूरा लास्ट तक देखना है। और इसमें अगर और कुछ डाउट रहता है जो कि मैं आपको बता नहीं पाता हूँ, तो भी आप कमेंट्स कीजिएगा, उसे मैं फिर से आप लोगों को बताने का मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया साथियों। अगर आपका आधार पंजीयन नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपका, तो यहाँ पे आपको पहचान यानी फोटोयुक्त पहचान पत्र लेके जाना होगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया। फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में आप अभ्यर्थी का मतदाता पहचान पत्र भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि आपको यहाँ पे लेके जाना होगा, ठीक है। उसके बाद में अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र एवं अतिरिक्त अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड का छाया प्रति या फिर आधार नंबर या फिर आधार वोटर आईडी की जानकारी लेके जाना अनिवार्य ही होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें साथियों की परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाकर सुनिश्चित कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या जा रहा था कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश पहुंचना होगा। उसके अलावा यहाँ पे अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके पश्चात विलंब अगर होते हैं तो यहाँ पे आपको यानी कि प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। तो आपको विशेष तौर पर समय का ध्यान देना होगा और परीक्षा केंद्र में जो समय दिया गया है, समय निर्धारित तौर पर यहाँ पे दिया गया है, उस समय पर आपको वहाँ पे पहुँचना होगा, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल इत्यादि कैलकुलेटर हो गया या फिर टेबलेट्स हो गया, फिर नकल पर्ची इत्यादि यहाँ पे वर्जित है, तो इनसे आपको बचना है, ठीक। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन क्रमांक के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं अथवा आवेदन पत्र क्रमांक जो कि व्यावसायिक रूप से संभाल कर रखे ताकि जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिया गया साथियों, क्योंकि बहुत बार होता है क्या है कि हम ऑनलाइन कर तो लेते हैं, उसके बाद में जो ऑनलाइन प्रिंट जो है वो हम संभाल के नहीं रख पाते हैं और बाद में हमें बहुत पछताना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पे पहले ही अलर्ट किया जा रहा है कि आप जो ऑनलाइन करने वाले हो उस फॉर्म को आपको अच्छे से सुरक्षित रखना है। अगर आप फॉर्म को सुरक्षित नहीं रख पाते और आपका एडमिट कार्ड है वो अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो इसकी जिम्मेदारी इसका जो जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में नोटिफिकेशन में कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अगला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों कि परीक्षा केंद्र पे आवेदक को काला जो कि बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ में लेके आना है, ठीक है। इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद परीक्षा केंद्र को
यानी कि जो परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक कक्षा छोड़ने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो नोटिफिकेशन है वो आप देख लीजिएगा साथियों कि कितना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ये जो नोटिफिकेशन है उससे आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो ये जो नोटिफिकेशन है इसका जो PDF है वो मैं लिंक में दे दूँगा, वहाँ से भी आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपका डाउट रहता है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, PDF ये जो PDF है इसमें पूरा जो नंबर दिया गया है कि कौन से नंबर पे कौन से पेज पे जो कौन सी जानकारी दिया गया है, इसे भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है उससे मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूँ। ठीक है, सामान्य सी जानकारी में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन आरक्षक मध्य प्रदेश शासन विभाग एवं सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक जो कि यहाँ पे दिया गया है, यदि आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रहा था जिसमें कि आरक्षण के तौर पे यानी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अगर होंगे तो आरक्षण से प्रभावित है या सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संविदा पर नियुक्त या कार्यरत या अधिकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पे पदों का आरक्षण दिया गया है जो कि वर्ग के आधार पर है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अभिप्रेत है तथा राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर यथा संशोधन या फिर अधिसूचना क्रमांक जो कि 85 या 85 जो कि 484 दिनांक जो कि 26 दिसंबर सन 1984 के अंतर्गत यहाँ पे जो आरक्षण का जो रूल्स बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे दिया गया है जो कि मूलवंश एवं जाति जनजाति के भाग एवं उससे यूथ जिससे संविधान के अनुच्छेद क्रमांक जो कि 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्णित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अनुसूचित जनजाति भी आप देख लीजिएगा क्योंकि उसमें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे वेतन पे बात करते हैं साथियों कि यहाँ पे हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप वीडियो सुन रहे हो, उसके बदले क्या मिलने वाला है, उस वैकेंसी को क्लिक करने के बाद में क्या हमें मिलने वाला है, आप जो समय देने वाले हो उसके बदले क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे वन आरक्षक का जो वेतन है वो आप देख पा रहे होंगे साथियों कि 19,500 से लेकर 62,500 तक आपका यहाँ पे सैलरी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी स्कूल तथा 10th प्लस यानी कि 12th पद्धति से आपका 10th पास होना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये आप इसे पे ध्यान दें। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों सीटों पे, है ना, कि सीट किस कैटेगरी में कितने सीट है क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे UR के लिए आप देख पा रहे होंगे साथियों ओपन यानी कि बिना वर्ग के लिए है साथियों 219 सीट। उसके बाद में हम भूतपूर्व की हम बात करें तो यहाँ पे भूतपूर्व के लिए है 55 सीट। उसके बाद में होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक के लिए यहाँ पे साथियों 165। ठीक है, उसके बाद में संविदा पर कार्यरत अगर कोई अधिकारी है तो उनके लिए यहाँ पे अलग सीट रखा गया है जो कि UR के कैटेगरी के हिसाब से है 110 सीट। यानी कि इस प्रकार टोटल अगर सीटों की संख्या अगर हम देखें तो वो है साथियों 549। ठीक है, उसके बाद में SC की हम यहाँ पे बात करें तो SC कैटेगरी के ओपन के लिए है साथियों 95। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक के लिए है 24। उसके बाद में होमगार्ड स्वयंसेवी के लिए है 71। उसके बाद में जो संविदा कर्मचारी अगर है तो उनके लिए यहाँ पे 47 है। और उसके बाद में इस प्रकार टोटल अगर सीटों की संख्या देखें तो 237 सीट है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ST कैटेगरी से देखें साथियों तो ST कैटेगरी में बिना वर्ग के लिए यहाँ पे दिया गया साथियों 149। ठीक है, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे 37 सीट है। उसके बाद में होमगार्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो होमगार्ड के लिए जो ST कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया साथियों 112 सीट। उसके बाद में कर्मचारी अगर है कार्यरत कर्मचारी है तो उनके लिए यहाँ पे 75 सीट है। और उस प्रकार टोटल सीटों की संख्या अगर देखें तो 373 यहाँ पे सीट है। ठीक है, उसके बाद में OBC की हम यहाँ पे बात करें साथियों तो OBC के लिए यहाँ पे ओपन वर्ग के लिए है साथियों 170 सीट। उसके बाद में हम भूतपूर्व की बात करें तो भूतपूर्व के लिए है साथियों 43। और उसके बाद में होमगार्ड के लिए यहाँ पे दिया गया है 128। और उसके बाद में यहाँ पे जो संविदा कर्मचारी के लिए है यहाँ पे 85 सीट। ठीक है, उस प्रकार योग की हम बात करें तो योग टोटल है साथियों 426। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है जो कि EWS के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पे बिना वर्ग वालों के लिए यहाँ पे रखा गया साथियों
75, ठीक है। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ साथियों 19, और इस प्रकार होमगार्ड की हम यहाँ पे बात करें तो होमगार्ड के लिए है 56, और जो कार्यरत कर्मचारी के लिए यहाँ पे रखा गया साथियों 37, और इस प्रकार टोटल योग की हम यहाँ पे बात करें तो 387 सीट टोटल है, ठीक है। इस प्रकार हम कैटेगरी अलग अलग वाइज देखिए, बिना वर्ग की हम यहाँ पे बात करें तो बिना वर्ग के लिए है साथियों यहाँ पे 708 सीट, और इस प्रकार भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे रखा गया है सभी कैटेगरी को मिला के 170 सीट, और इस प्रकार होमगार्ड के लिए यहाँ पे है 532 सीट, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखें सभी कार्यरत कर्मचारियों के लिए है साथियों यहाँ पे 354 सीट। इस प्रकार टोटल सीटों की संख्या अगर हम यहाँ पे देखें तो 1772 टोटल सीट यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगली जानकारी से आप लोगों को अवगत कराता हूँ साथियों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टिप्पणी के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वन आरक्षक पदों की जानकारी वरिष्ठ क्रमांक 1 में देख सकते हैं। वो जिलेवार यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सीट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, उससे भी मैं आप लोगों को अवगत कराने वाला हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट सो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन को समझना हमारे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है साथियों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है नागरिकता एवं स्थायी निवास की हम यहाँ पे बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकती है कि अगर आप नागरिक यानी कि आपकी नागरिकता यानी कि आप नेपाल से अगर है तो भी आपको यहाँ पे नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में यदि हो तो मध्य प्रदेश का सिविल सेवा भर्ती जो कि 1961 में लागू नियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहा जा रहा था कि ऐसे उम्मीदवार जिसके मामले में पात्रता यानी कि पात्रता का प्रमाण पत्र या आवश्यक दस्तावेज आवश्यक हो, पात्रता प्रमाण पत्र जो कि आवश्यक हो, इस बात से अध्याधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा, जो कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती जो कि 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अथा जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक बार अच्छा से देख लीजिएगा साथियों। उसके बाद में मैं अगला जो महत्वपूर्ण जानकारी है उससे मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्थायी निवास आवेदकों के लिए जो आयु सीमा का यहाँ पे जो निर्धारण किया गया है, क्योंकि यहाँ भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है सभी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चयन प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पूर्व जनवरी के प्रथम दिन को आपका जो न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष जो कि आयु पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 जनवरी 2023 से यहाँ पे आपका जो एज है, आपका जो उम्र है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहा सकती हो कि पत्र पर कि 19/12/2023 के अनुसार आयु सीमा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही उपलब्ध होगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देख पाते साथियों कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आयु सीमा रखा गया है अलग अलग कैटेगरी अलग अलग इसमें दिया गया है, जो मेल और फीमेल अलग अलग है। जैसे कि सीधी जो प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के आवेदकों के लिए यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक रखा गया है, और महिला आवेदक अगर है आरक्षित वर्ग है या फिर मूल में यानी कि पुरुष महिला या आवेदक यानी अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग जिनको आरक्षण के तौर पर यहाँ पे छूट दिया जाता है उनको 18 वर्ष से 38 वर्ष तक यानी कि 5 वर्ष का यहाँ पे आपको छूट दिया जा रहा है, ठीक। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दें, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अधिकतम आयु सीमा उपरोक्त सभी प्रकार की छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही उपलब्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा रहा था कि जो आरक्षण यहाँ पे मिल रहा है आयु को लेके वो सिर्फ मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे उन्हें ही दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे कहा जा रहा है, इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान दें। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के अगर निवासी है तो आपको यहाँ पे आयु में छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के मूल निवासी को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली जो छूट यहाँ पे दिया जा रहा है आदिम जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत उच्च जाति के पति पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम यहाँ पे 5 वर्ष तक यहाँ पे आपको छूट मिल सकता है, ठीक है। तो ये था साथियों हमने
जो मूल निवास है यानी कि स्थायी निवास जो है मध्य प्रदेश के, उनके लिए जो छूट यहाँ पे दिया गया है उससे हम यहाँ पे अवगत हुए। उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे दिया जा रहा था, तो यहाँ पे शासन द्वारा मानदेय पर अन्य सेवी या कर्मचारी तथा शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी आदि को आयु में छूट सुविधा प्राप्त नहीं होगी, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ऐसी क्या जानकारी निकल के सामने आती है साथियों, उस पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम शारीरिक परीक्षण की अगर यहाँ पे बात करें तो शारीरिक परीक्षण अलग अलग दिया गया साथियों, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। ऊंचाई पुरुषों के लिए यहाँ पे रखा गया 163 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हम सीना की अगर बात करें सामान्यता तो 79 रखा गया साथियों, ठीक है। उसके बाद में सीने का जो न्यूनतम फुलाव यहाँ पे रखा गया है पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हम महिला की बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पे रखा गया है ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में सीना सामान्यतः हमारा यहाँ पे अपेक्षित नहीं होता है, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। उसके बाद में यहाँ पे कहा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पे 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर रखा गया है, जो कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए है टोटल, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव में 5 सेंटीमीटर तथा बिना फुलाव में 74 सेंटीमीटर के पश्चात 79 होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे, जो कि शारीरिक परीक्षण को लेकर यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है साथियों, क्योंकि इसमें रनिंग कितना है, क्योंकि फिजिकल हम यहाँ पे देखें तो पैदल यहाँ पे दिया जा रहा है साथियों, सब पुरुषों के लिए है। यहाँ पे पुरुषों के लिए यहाँ पे रखा गया साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर रनिंग करना है। उसके बाद में महिलाओं की अगर हम यहाँ पे बात करें तो महिलाओं को 4 घंटे में यहाँ पे 14 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करना होगा, जो कि पैदल होगा, ठीक है। उसके बाद में केवल अहर्तता के लिए इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे और प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चलना यानी कि उनको पैदल चलना प्रारंभ करना होगा, और जो कि 60 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होना होगा, जो कि पैदल चलना प्रारंभ होने के पश्चात अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चलने में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। परंतु पैदल चलने के पूर्व से निर्धारित समय सीमा पर पैदल चाल पूर्ण करना होगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगला जो जानकारी है उस पर नज़र डालते। तो इसमें नेक्स्ट हम यहाँ पे परीक्षा शहर है उस पर हम यहाँ पे नज़र डालते सकते हो। तो परीक्षा शहर में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लिखित परीक्षा आयोजन मध्य प्रदेश के राज्य समस्त जिला मुख्यालय, जो कि 50 जिलों पर यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देंगे, ठीक है, जो कि अपने अपने जिलों पे यहाँ पे जो परीक्षा सेंटर है वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरिट सूची जो है यहाँ पे किस आधार पर यहाँ पे होगी, इस पे भी यहाँ पे स्पष्ट शब्द में कहा जा रहा साथियों। तो यहाँ पे बताया जा रहा साथियों कि जो कि मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार परिणाम की जिलेवार, श्रेणीवार एवं प्रवर्गवार सूची वन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसके आधार पर ही विभाग द्वारा शारीरिक आहर्त एवं पैदल चाल के परीक्षण की कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में विभाग द्वारा अभ्यर्थी के शारीरिक परीक्षण एवं पैदल चाल में सफल या असफल अभ्यर्थी की सूची पीईबी को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत ही मंडल द्वारा अंतिम प्रामाण्य एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी तथा प्रदर्शित की जाएगी। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया जा रहा साथियों दस्तावेज संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो दस्तावेज जानकारी में आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि लिखित परीक्षा के उपरांत विभाग द्वारा लिए जाने वाले शारीरिक माप पैदल चाल के समय दस्तावेज प्रमाण पत्र आदि सत्यापन कराना आपको यहाँ पे अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद में आयु सीमा में यहाँ पे अलग अलग छूट दिया जा रहा है। उसके साथ में आपके पास में बोर्ड द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना आपके पास में बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, जो कि मंडल या फिर विश्वविद्यालय द्वारा जो जारी किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे, ठीक है।
इसके बाद में न्यायालय जो कि क्षेत्र अधिकारी, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे सीटों पे चर्चा कर लेते हैं साथियों। ये जो सीट है उस पर भी हम शॉर्टकट ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं साथियों कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कहाँ कहाँ कितना कितना सीट यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे कि आप बालाघाट में देख पा रहे होंगे ओपन के लिए 29, बैतूल के लिए 28 है। और इसके लिए मैं जो सीटों को लेकर एक वीडियो अलग से एक्स्ट्रा बना दूंगा साथियों, ताकि आप वहाँ से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके हिसाब से और आपका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जो रोक के भी आप यहाँ से जो आपके जो सीट है आपके डिस्ट्रिक्ट के सीट वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैं अलग से एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा साथियों, क्योंकि यह जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि वन आरक्षक के रिक्त पदों तो आदिम जाति समुदाय जो बेगा जो कि सहरिया हो गया, सहरिया एवं बाहरी जनजाति अभ्यर्थियों को जिलेवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु जिला एवं गोल मंडल का यहाँ पे पता भी दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग बालाघाट, बैतूल हो गया, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, नर्मदापुरम इत्यादि यहाँ पे जो पूरा जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, बाकायदा यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ से इनको कांटेक्ट करके आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी अगर निकल के सामने आती है तो उससे भी मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगला यहाँ पे दिया गया साथियों, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है साथियों मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग द्वारा लिमिटेड जो कि पंचनान भवन जो कि पंचम तहसील मालवीय नगर के द्वारा अंतर्गत जो कि क्षेत्रीय वन चयन परीक्षा के तौर पे यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है उनके लिए यहाँ पे जो वेतन रखा गया है वो है साथियों 19,500 से 62,500 तक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और उस जो शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे रखा गया है 12th पास अब होना चाहिए। और यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट दिया गया है, उसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जानकारी पे जाते हैं, क्योंकि यह जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो रहा है। इसमें भी कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट सेम दिया गया है जैसे कि पहले दिया गया था, ठीक है। तो एक बार आप अच्छा से देख लीजिएगा। तो ये था साथियों आज का जो वन विभाग के द्वारा यहाँ पे जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है उससे मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें जो कुछ भी आपका डाउट है वो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, इसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।